मैं अनिल जी अब आपके पास आती हूँ। मैं संजय और पुष्पराज से भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगी कि प्रियंका गांधी के बारे में लोग ये कई कल से ही ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए था, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल फूक फूक कर अपने हर रणनीति को बना रही है, ये भी तो हो सकता है ना कि अगले 14 दिन में जो कहा जा रहा है कि कैंपिंग वो करेंगी 6 मई से लेकर 20 मई तक, इन 14 दिनों में क्या प्रियंका गांधी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह बनाने वाली है, जो कि शायद कांग्रेस के भी कई नेताओं को नहीं हो सकता है कि इसका अंदाजा। नहीं जी, नहीं, जगह बनाने तो जगह तो उनकी है ही। देखिए संसद जगह से मेरा में, मतलब है कि राजनीति में योगदान वाली जगह, जो मुख्य हाँ योगदान। देखिए क्या है कि हम लोग विधायिका में खास करके हम हाँ, ये है, ये डिमांड मतलब ये जो सोच है या डिमांड है वो इसलिए है कि उनको लगता है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। लेकिन आप जैसा संसद, जिस तरह की संसद है अभी जो स्ट्रक्चर है, उसमें राहुल गांधी संसद में क्या कंट्रीब्यूट कर पाए, वो आप इम्पोर्टेंट नहीं। असल में है क्या कि जो पब्लिक स्पेस है उसमें उनका स्पेस बन गया है। और ये इसलिए नहीं बना है कि सिर्फ जिसको कि आप रणनीतिक चीज़ें कहते हैं कि रणनीतिक मतलब संघर्ष की मतलब पोजिशनिंग की उन्होंने, इसीलिए हुआ है। असल में बिग पिक्चर ये है कि कांग्रेस अपने रूट्स की ओर लौटी, अपने को री इन्वेंट किया। उसने री इन्वेंट ये किया कि जो उसकी विरासत है उसकी ओर लौटी। कांग्रेस इसीलिए यहाँ नीचे चली गई क्योंकि उसने जो 2 दशक 3 दशक जो नीतियां बनाई, वो नीति कांग्रेस की नीतियां नहीं थी। वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नीतियों के हिसाब से चल रही थी। लिबरलाइजेशन का जो कुछ ह्यूमन फेस बनाया सोनिया गांधी की वजह से, राइट टू फूड है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन और बहुत सारे, मनरेगा है, ये सब हुआ और लेफ्ट के साथ। लेकिन उसने अपनी जमीन छोड़ दी थी। कांग्रेस ने अभी री इन्वेंट किया और इसके लिए आपको देना पड़ेगा कम से कम गांधी परिवार, और उसमें भी पर्टिकुलरली राहुल गांधी को और फिर प्रियंका गांधी को, इन लोगों ने ये जो री इन्वेंशन था, सारे अपने साथ के जो दरबारियों को दरकिनार करके इन लोगों ने ये जो जर्नी थी री इन्वेंशन की, इस जर्नी को उन्होंने तय किया। अदरवाइज कांग्रेस कहीं नहीं रहती और आगे कोई चांस नहीं था। ये जो फाइट भी हम देख रहे हैं, इसीलिए आपको हमको ये लग रहा होगा कि मोदी ने ये हाल किया है बीजेपी का, तो एकदम गलत है। बीजेपी आरएसएस यही उसका मूल चरित्र था और मोदी ने उसका नेतृत्व उसको उस अपने अपने चरित्र में ले जाने में किया। वो शुरू से ही फेडरलिज्म के खिलाफ है, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसके खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, एक ऑथोरिटेरियन कंसेप्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। मोदी ने उसी को ये किया। अब दिक्कत ये है कि कभी भी जो एक फार राइट है, ये जो एक्सट्रीम राइट्स हैं जैसे कि मुसोलिनी या हिटलर, उसका जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने साथ अपने जो थे, जो राइटिस्ट पहले पहले छुरा उन्हीं को भोगा। तो वही दोहराया है जो आरएसएस की जो नीतियां थी, ये जो आरएसएस का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, उसके हिसाब से मोदी ने काम किया, उसका सही प्रचारक है। अब उसका तो जो भुगतना होता है ऐसी इस तरह का जो ये होता है, मतलब सिद्धांत होता है, उसका तो उनको जो करने वाले होते हैं उनको पहले भुगतना होता है। यही तो गांधी जी का था ना, कि वो जो खुद पे अहिंसा जैसा अपने लिए था दूसरे के लिए भी था, तो दूसरे के लिए था तो उन पर भी वो अहिंसा लागू होती है ना। तो वही है कि ये हिंसा, ये भीतरघात, ये उनका थ्योरी है। कांग्रेस ये नहीं थी। कांग्रेस ने एक ब्रॉडर ये बनाया जो इंडिया, जिसको आप आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें सबको एकोमोडेशन था, हर एक सेक्शन, सोसाइटी, स्टेट्स। ये जो जितने लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं भाषाई आधार पे, किसने बनाया? उन लोगों ने। उन्होंने देखा कि ये इसका चल रहे हैं लोग, इन लोगों को ये आइडेंटिटी में अपने को ये कर रहे हैं, तो उसको एकोमोडेट किया। काफी डिबेट आप देख लीजिए नेहरू के समय में। तो ये सारा कुछ है अभी लोकतंत्र का, वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। कांग्रेस इसलिए यहाँ पहुंची कि वो कांग्रेस पे उन लोगों का कब्जा हो गया था जो लोग कांग्रेस को अपने मूल चरित्र में नहीं रखना चाहते थे। मैं नाम लेने ना चाहता हूँ। G23 फिर लौट रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों को फिर एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है
ये एकोमोडेशन एकदम गलत है, ये आनंद शर्मा टाइप का या इस तरह के लोगों को, ये सब मैंने इनके भाषण सुने हैं ये में संसद में। ये लोग बोलते थे कि मोदी तो वही नीतियां कर रहे हैं जो हमने लाया था। अरे आपको बोलना ये था, ये शुरुआती दौर के आप गुलाम नबी आजाद और इनके भाषण देख लीजिए राज्यसभा में, आनंद शर्मा के, बोलते तो हमने ही तो लिबरलाइजेशन किया। तो ये कांग्रेस भटक गई थी। राहुल गांधी का यही कंट्रीब्यूशन है कि कांग्रेस को अपने मूल चरित्र में वापस ला रहे हैं, और ये नेहरूवियन गांधीयन जो आपने अभी जो लाइन यूज किया कि कांग्रेस भटक गई थी और कांग्रेस पर यस, इसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, मैं अनिल जी अब अंत में क्या कहेंगे सर? जो बात अभी प्रेम जी कह रहे थे कि ये जो टोन सेट हो गया है, एक तरीके से पूरे चुनाव का एजेंडा भी सेट लग रहा है, लेकिन हर चरण के पहले एक नया इशू आ रहा है। अभी जैसे अब तीसरे चरण के पहले रेवन्ना का वीडियो सामने आ गया है और वो एक बड़ा इशू बन रहा है। क्या आगे आने वाले फेजेस में इसी तरीके से नए नए इश्यूज और बीजेपी को अब धराशायी करते जाएंगे, और यही कांग्रेस का शायद सबसे बड़ा हथियार बन सकता है और इंडिया अलायंस का? जी एक मिनट। हाँ, ये ऐसा है कि मुझको लग रहा है कि तीसरे चरण के बाद मोदी जी का जो मतलब कोहेरेंस है, जो बोलने वगैरह, मतलब इसको कैसे, मतलब मैं नहीं चाहता कि विक्षिप्तता वगैरह जैसे शब्द का इस्तेमाल करूं, तो वो स्थिति और खराब होने वाली है। क्योंकि उन्होंने क्या दिक्कत ये है कि जो नैरेटिव चलाई वो सब नैरेटिव फेल हो चुका है। उसके बाद जो बच गया उसका भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। जैसे पाकिस्तान और इसका मुसलमान, ये तो बहुत पुराना नैरेटिव था, बीच में उन्होंने बहुत सारे और भी उसमें कोशिश की कि जोड़ लें। विष्णु का अवतार वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया था, बल्कि कैबिनेट और संसद ने प्रस्ताव ही पारित कर दिए कि भगवान ने कैसे उनको चुन लिया है, इस मतलब ऐतिहासिक और धार्मिक क्या क्या मतलब जो आयोजन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन ये सब कुछ जमा नहीं है। अब इसके बाद मैं वही सोच रहा हूँ कि उनके पास जो भी चैलेंज कांग्रेस फेंकेगी सामने में, अब जैसे रेवन्ना वाला मामला है तो कुछ नहीं कर, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कर भी नहीं सकते हो, उसमें क्या कहेंगे वो 3 जनरेशन का जो की पीढ़ी के लिए वोट तीनों मतलब मौजूद था, और उसके लिए वोट मांग रहे थे, और वो नालायक ऐसा निकला कि उस नालायक ने तो पूरी मिट्टी पलीत कर दी। मतलब वो तो गब्बर सिंह वाला मामला हो गया कि पूरा मिट्टी में मिला दिया टाइप का सिचुएशन है। उसके बाद भी लेकिन ये मानना होगा कि ये जो है उनको हिम्मत है, ये जो ढिठाई है कांग्रेस को यही चुनौती है। ये जो बीजेपी और मोदी जी की जो ढिठाई आप क्या है, कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये ढिठाई सीख लेनी चाहिए बीजेपी से? नहीं, एकदम नहीं, मैं तो एकदम खिलाफ हूँ। ढिठाई डेमोक्रेसी, वही तो ढिठाई की वजह है कि ये शख्स यहाँ पहुंच गया है, जो कि अनाप शनाप, मतलब आप अगर हम लोग, चूंकि होता है क्या कि मर्यादा होती है मीडियम की, पब्लिक डिबेट में रहते हैं तो आपको इसका पालन करना होता है। लेकिन जिस तरह कॉन्स्टेंट भाषण कर रहे हैं, मैं तो आपको बताता हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी अगर इस तरह का भाषण करे, बिहार जैसी जगह में, मुंगेर मेरा घर है, वहां तो उसको लोग मतलब उतार देंगे मंच से। अब वोट तो जाने दीजिए, ये किस तरह से बोल रहे हैं लगातार, और उसके बाद पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वगैरह जाने दीजिए, कोई एमपी भी अगर करे तो उसको इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो चुनौती कांग्रेस के सामने यही है कि जो उनका लगातार गिरता हुआ स्तर है, वो जो लेवल जो उनका डिस्कोर्स का है, जिस पर लाना चाहते हैं वो, वही चुनौती है। और इस मामले में मैं कांग्रेस को और राहुल गांधी को इसके लिए प्रशंसा करूंगा उनकी कि वो उन्होंने ये जो चैलेंज था, मतलब बहुत ही लो लेवल का है। अब ये इसको कहने में हम लोग को हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिस तरह का लो लेवल का कैंपेनिंग, अब अभी मीडिया देख लीजिए रायबरेली के मामले में, अरे वो उनकी ये है, मतलब उनका विशेषाधिकार है कि वो किस जगह से चुनाव लड़े। रायबरेली चुनते हैं, या उसका लॉजिक आप पूछ सकते हैं कि आपने क्यों लड़ा है, लेकिन आप स्टोरी सब देखिए, भाग गए तो वो खुद प्रधानमंत्री डरो मत, भागो मत, अरे क्या है, कुछ तो रखिए। ये सब चालू कर दिया, अरे हमको मन होगा कि हम पुणे से चुनाव लड़े, तो ये क्या है भाई, कहीं से लड़े।
और इसके लिए लोग पूछ सकते हैं, वहाँ की जनता पूछ सकती है कि भाई आप अमेठी में क्यों नहीं लड़ रहे, हम बुला रहे थे, लोग नहीं गए। तो वो उनको उनके बीच का मामला है या नहीं, तो उनका अपना अधिकार है, सब लगा हुआ है। अभी एक स्टोरी आ रही थी, उसमें बाकायदा देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, चुनौती क्या है आपने पूछा, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मीडिया में एक अभी स्टोरी देख रहा था अभी बैठे बैठे कि ये आया है कि रायबरेली से भागी नहीं इंदिरा गांधी उनको 77 के बाद, और उन्होंने विजयराजे को कैसे सिंधिया को हराया फिर से, और वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। ये भागना नहीं चाहिए था। अब लीजिए अभी कितनी मेहनत कर रहा है, वो आंकड़े दे रहा कितने वोट उनको मिले थे इंदिरा गांधी को 77 में, फिर दोबारा जब चुनाव लड़ी तो उनको कितने वोट मिले थे, कितना, मतलब ये पूरा डिटेल दे रहा है कि कैसे। अरे ये क्या इशू है भाई, वो जो 77 में वो बाहर से भी चुनाव लड़ी थी, ये इन लोगों को मालूम नहीं है क्या? 2 जगह से या 3 जगह से चुनाव लड़ने वाले कई, मतलब वाजपेयी आडवाणी से लेकर के कई लोग कर चुके हैं जो अलग अलग जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से लड़े। ये है तो मैं, ये जो इस तरह के सतही किस्म की पत्रकारिता और सतही किस्म की खबरें हैं, वो एक चुनौती रहेगी। कई बार होता है ये, इसको मैंने देखा कि 2-3 दिन से काफी डिरेल किया है उसने, कांग्रेस के, उसने उसको मैनेज कर लिया। रायबरेली जो चुनौती थी उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया उन्होंने, इसको कि कैसे क्या करना है। जो कहा संजय जी ने सही कहा कि वो जो जिस तरह से चाहते थे वो अमेठी में वो ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, उससे बचने के लिए बचना कितना जरूरी था। लेकिन अभी ये बाकी रहे, इसमें 2-3 दिन से आप देखेंगे डिस्कोर्स का लेवल और उसमें जो उसका कंटेंट है क्या है। तो ये चुनौती रहेगी कि जो लो लेवल के अटैक्स हैं उसको कैसे आप अपनी मर्यादा बनाए हुए रखते हैं। और दूसरा है कि सरप्राइज मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत बड़ी सरप्राइज दे सकती है बनारस की सीट पर भी उनको, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि जब सरप्राइज की बात हो रही है और जब लग रहा है कि क्या क्या वो चुनौती फेंक सकते हैं, तो मुझको लगता है कि कहीं उनको उन्हीं के क्षेत्र में कुछ ऐसा कैंडिडेट आ जाए या कुछ इस तरह का हो जिससे कि वो घिर जाए। इसीलिए अब उसको बीजेपी को ये प्रॉब्लम है कि वो नैरेटिव किस तरह से लो लेवल अपना, मतलब कम से कम मेंटेन करे लेवल